हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एमरजेंसी प्रोविजंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, लाइक इनडायरेक्टली भी आ जाते हैं, डायरेक्टली भी आ जाते हैं। कई बार ईजीएस्ट से ईजीएस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये वाली इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है, और कई बार यहाँ से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो हम इस टॉपिक को अब कवर करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट इनटू द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एमरजेंसी प्रोविजंस, एमरजेंसी किस प्रकार की एमरजेंसी, नाम से ही पता चल रहा है कुछ ऐसी कंडीशन होती होगी, कोई एमरजेंसी की ऐसी सिचुएशन आती होगी कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती होगी भारत में वो सब ऑल्टर हो जाती होगी, वो सब चेंज हो जाता होगा, उसको हम बोलते होंगे इमरजेंसी कंडीशन। क्या ऐसा ही होता है? आई रिपीट, नाम से पता चल रहा है इमरजेंसी प्रोविजन में कि कुछ ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन बनती होगी भारत में कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती होगी इंडिया की या स्टेट की, वो एकदम से चेंज हो जाती होगी, है ना। क्या ऐसा होता है? तो बिल्कुल ऐसा होता है इमरजेंसी में। तो उससे पहले देखते हैं कि जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो हमारे संविधान में, आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में और कौन से आर्टिकल में है। तो वो आती है आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में? 352 से लेकर 360 तक। तो पूरा का पूरा जो पार्ट 18 है वो किसको दिया हुआ है? पूरा का पूरा पार्ट 18 है जो वो इमरजेंसी को दे दिया। तो इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन होगी। तो इसका मतलब कुछ बड़ी ही इमरजेंसी आती होगी, कुछ बड़ी ही ऐसी सिचुएशन बनती होगी जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है स्टेट की वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती होगी। तो क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। होता क्या है? कन्वर्ट्स द फेडरल सिस्टम इनटू द यूनिटरी वन विदाउट फॉर्मल अमेंडमेंट। क्या करती है? फेडरल सिस्टम को यूनिटरी बना देती है। फेडरल सिस्टम क्या होता है? दो सरकारें होंगी, दो गवर्नमेंट होगी, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग पावर्स होगी जिसको डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। अलग अलग लेवल पे अलग अलग पावर, जैसे सेंटर के पास अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहा होगा, स्टेट अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर रहा होगा। तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि दोनों के बीच में कोई क्लैश नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशन है और उसी की ही चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, ठीक है। तो ऐसा ही तो है हमारे इंडिया में फेडरल सिस्टम। बट ये क्या करती है इमरजेंसी? उस फेडरल सिस्टम को यूनिटरी बना देती है। यूनिटरी का मतलब अब एक ही सरकार पावर में आ जाएगी, बाकी सबकी पावर कम हो जाएगी। किसकी पावर? सेंटर की पावर। यानी अब जो स्टेट्स की पावर थी वो हो जाएगी कम, और किसकी पावर आ जाएगी? सेंटर की पावर बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब अब जो आपका फेडरल सिस्टम था वो क्या हो जाएगा? यूनिटरी सिस्टम हो जाएगा। अब जो दो सरकारें काम कर रही थी अब वो एक सरकार के पास ज्यादा पावर होगी। और ऐसा हो जाता है विदाउट फॉर्मल अमेंडमेंट। आपको संविधान में कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ये मेंशन है इमरजेंसी प्रोविजंस की फॉर्म में कि आपके अगर इमरजेंसी लगानी हो तो आपका फेडरल सिस्टम किस में चेंज होगा? यूनिटरी में चेंज होगा। अब जो नॉर्मल फंक्शनिंग में सेंटर अपना काम कर रही है, स्टेट्स अपना कर रही है, तो इमरजेंसी में जो सेंटर की पावर है वो बढ़ जाएगी और इनकी पावर कम हो जाएगी। तो किसके ऊपर कंट्रोल रहेगा? सेंटर का कंट्रोल रहेगा किसके ऊपर? स्टेट्स के ऊपर। फाइन। नाउ अगर इमरजेंसी की बात करें तो टोटल 3 टाइप की इमरजेंसी है जो वो होती हैं। नाउ द 3 टाइप ऑफ इमरजेंसीज आर आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। दीज आर द 3 काइंड ऑफ इमरजेंसीज जो नॉर्मली लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले आती है आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी, जिसको हम बोलते हैं। सो इन एक्चुअल हम इसको नेशनल इमरजेंसी नहीं बोलते। क्या नेशनल इमरजेंसी नाम की कोई भी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो इसका आंसर है नो। हम इसको नेशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ नहीं लिखी हुई, बल्कि इसकी जगह पर क्या लिखा हुआ है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम नेशनल इमरजेंसी नहीं यूज करते, क्या करते हैं? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी यूज करते हैं। तो ये इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है?
वॉर के कारण 3 ग्राउंड्स पर ये इमरजेंसी लगती है, 3 ग्राउंड्स के ऊपर। पहला होता है वॉर, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन। एंड जो थर्ड होता है वो क्या होता है, आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड रेबेलियन। सो जो इमरजेंसी वॉर के कारण, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, ये 3 कारणों की वजह से 3 ग्राउंड्स के ऊपर जो इमरजेंसी लगती है वो है नेशनल इमरजेंसी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल इमरजेंसी जैसा कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ, आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। दूसरे तरह की जो इमरजेंसी होती है वो होती है, इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट्स रूल, या जिसको स्टेट इमरजेंसी भी बोला जाता है। प्रेसिडेंट रूल ये क्यों लगाई जाती है, ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। तो अगर ऐसा लगता है कि किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया है, यानी कोई स्टेट ऐसी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अच्छे से अपने स्टेट में लागू नहीं करवा पा रही, तो उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आर्टिकल 356 में कौन सी इमरजेंसी आती है, प्रेसिडेंट रूल आता है। आर्टिकल 352 में कौन सी इमरजेंसी आती है, नेशनल इमरजेंसी आती है। एंड आर्टिकल 360 में कौन सी इमरजेंसी आती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, जब किसी स्टेट में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है। तो अगर किसी स्टेट में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आएगी तो वहां पर कौन सी इमरजेंसी आती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो भारत में कुल 3 तरह की इमरजेंसीज लगाई जाती हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल एंड आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय संकट काल। ओके तो आर्टिकल 352 में जो नेशनल इमरजेंसी आती है उसको हम बोलते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जैसा कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता संविधान में कहीं पर भी। ये 3 ग्राउंड्स पर लगती है, वॉर, आर्म्ड रेबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन। दूसरी इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगाई जाती है जब ऐसे लगे कि उस स्टेट में प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस अप्लाई नहीं हो रही, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया वहां पर। और तीसरी जो होती है वो वित्तीय संकट काल, अगर किसी स्टेट में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाए तो उस स्टेट में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो ये 3 इमरजेंसी, इन तीनों को हम बड़े ही डिटेल में करेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में हम नेशनल इमरजेंसी को कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी को कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं नेशनल इमरजेंसी। सबसे पहले देखिए नेशनल इमरजेंसी, तो ये आती है हमारे आर्टिकल 352 में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल इमरजेंसी जैसा कोई भी शब्द नहीं आता, हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो आर्टिकल 352 में हम उसको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी है ये 3 ग्राउंड्स पर लगाई जाती है। एक वॉर के होने, अगर बाहर हमारा किसी दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा है, वॉर। दूसरा ग्राउंड होता है इसका एक्सटर्नल अग्रेशन, यानी बाहर किसी भी देश के साथ अगर हमारी कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे चाइना के साथ थी तो वहां पर लग सकती थी ये रिसेंटली। और थर्ड होता है आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड रेबेलियन। तो ये 3 ग्राउंड्स होते हैं जिसके ऊपर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो ये दोनों जो कारण होते हैं, अगर इनकी वजह से देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी, क्योंकि ये एक्सटर्नल कारणों की वजह से लगाई जाती है।
और अगर इसकी वजह से इमरजेंसी लगाई जाए, देश में नेशनल इमरजेंसी लगे, तो उसको बोला जाता है इंटरनल इमरजेंसी। ओके, तो अगर देश में वॉर यानी युद्ध के कारण या बाहर किसी एग्रेशन के कारण देश में नेशनल इमरजेंसी लगे तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल इमरजेंसी, क्योंकि ये बाहर वाले किसी कारणों की वजह से लगाई गई है। अगर देश में इमरजेंसी लगाई जाए इंटरनल रीजंस की वजह से, आर्म्ड रिबेलियन की वजह से, यानी देश में कहीं पर कोई रीजन हो रहा है, कोई फाइट हो रही है, उसकी वजह से अगर इमरजेंसी लग रही है तो उसको बोला जाता है इंटरनल इमरजेंसी। अब आपको याद होगा 1975 में एक इमरजेंसी लगाई गई थी मैडम इंदिरा गांधी के द्वारा। तो ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी नेशनल इमरजेंसी मैडम इंदिरा गांधी के द्वारा, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब ये इमरजेंसी को बहुत गलत माना गया था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये इमरजेंसी लगाई गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण तो आप बोलोगे कि मैम इमरजेंसी लगाने का कारण तो सिर्फ या तो वॉर हो सकता है, या एक्सटर्नल एग्रेशन, या आर्म्ड रेबेलियन। तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस कहाँ से हो गया? तो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो था उसका मतलब था कि देश में कहीं पर भी हल्का सा डिस्टर्बेंस हुआ, आपने उठाकर इमरजेंसी लगा दी, और ऐसा किया था 1975 में मैडम इंदिरा गांधी ने। अब ये जो इमरजेंसी लगाई गई ये बहुत ही गलत साबित हुई मैडम इंदिरा गांधी के स्टेटस के लिए भी, और उसी के साथ साथ कांग्रेस सरकार के लिए भी, क्योंकि जब ये इमरजेंसी लगाई गई तो भारत में इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा विरोध किया गया। ब्लैक डे सेलिब्रेट किया गया जब ये इमरजेंसी लगाई गई थी, क्योंकि ये बहुत ही एक वेग सी कंडीशंस पर लगाई गई थी और इसकी जो प्रोविजंस थी वो बहुत ही गलत थी। जब ये इमरजेंसी लगाई गई तो उसके बाद बहुत सारे भारतीय इस चीज़ के अगेंस्ट हो गए और वो कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट हो गए। फिर इलेक्शंस में जो कांग्रेस की जो सरकार थी वो गिर गई थी और पहली बार कोई नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी 1978 में, 1977 इसके बीच में आई थी। तो वो थी मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, मोरारजी देसाई की जनता पार्टी गवर्नमेंट, जनता पार्टी। मोरारजी देसाई की जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी जो पहली नॉन कांग्रेस सरकार थी। इससे पहले सभी सरकारें किसकी आई थी? कांग्रेस की। बट जब इंदिरा गांधी ने 1975 में ये जो इमरजेंसी लगाई थी नेशनल इमरजेंसी, तो उसके बाद बहुत लोग उनके खिलाफ हो गए थे और उसके बाद पहली बार कोई कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी सरकार आई थी जिसका नाम था जनता पार्टी, और ये जो सरकार थी ये मोरारजी देसाई की सरकार थी। जब 1975 में मैडम इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी तो उस समय पे कुछ संशोधन किए गए थे, अमेंडमेंट किए गए थे जो कि बेहद गलत थे। तो उनको मोरारजी देसाई ने अपनी एक अलग से संशोधन किया जिसको हम बोलते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में यानी 44th संशोधन में उन्होंने वो सभी चीज़ें करेक्ट की जो मैडम इंदिरा गांधी ने काफ़ी गलत कर दी थी, कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी थी। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में मोरारजी देसाई ने वो सभी चीज़ों को करेक्ट किया था। ओके, तो अब 1975 में मैडम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस एक बहुत ही छोटा सा ग्राउंड है, इंटरनल डिस्टर्बेंस तो कहीं पर भी हो सकती है। अब आप उस ग्राउंड को मानकर पूरे देश में इमरजेंसी तो नहीं लगा सकते, तो इसलिए इस ग्राउंड को हटा दिया गया था और इस ग्राउंड की जगह पर आर्म्ड रिबेलियन रख दिया गया था। और ये कब किया गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में बोला कि आप 3 कारणों पर, 3 ग्राउंड्स पर नेशनल इमरजेंसी लगाते हो, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोला
कि मैडम इंदिरा गांधी जी अब चले गए, उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस पर इमरजेंसी लगा दी थी, बट अब हम इंटरनल इमरजेंसी के ग्राउंड को ही ख़त्म कर रहे हैं और उसकी जगह पर हम किसको लिख रहे हैं, आर्म्ड रेबेलियन को। तो इसका मतलब जो आपकी इंटरनल डिस्टर्बेंस थी उसकी जगह पर हमने तीसरे ग्राउंड को क्या कर दिया, आर्म्ड रेबेलियन कर दिया। और कब कर दिया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रेबेलियन में चेंज कर दिया और इसको तीसरा ग्राउंड बना दिया, किसका, नेशनल इमरजेंसी का। आई होप आ गया होगा आपको समझ यहां तक। सो इसको हम एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं और थर्ड कारण की वजह से अगर हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी। नाउ अब अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगानी हो तो उस नेशनल इमरजेंसी को लगाता कौन है। नेशनल इमरजेंसी की जो डिक्लेरेशन है कि इमरजेंसी लगाई जाएगी वो कौन लगाता है, तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से पूरे भारत में नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है, नहीं, किसके कहने पर लगाता है, बाय प्रेसिडेंट ऑन रिटर्न रिकमेंडेशन, ऑन रिटर्न रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट, ऑन रिटर्न रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट। तो कैबिनेट से जब प्रेसिडेंट को रिटर्न रिकमेंडेशन मिलती है तभी वो देश में नेशनल इमरजेंसी लगाता है। जब मैडम इंदिरा गांधी ने 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी तो उस वक्त उन्होंने बोला था, उन्होंने अपने कैबिनेट से पूछा भी नहीं, उन्होंने सीधा वो प्रेसिडेंट के पास गई और बोला कि देश में इमरजेंसी लगा दो। कौन से रीज़न पर, इंटरनल डिस्टर्बेंस के रीज़न पर। तो अब बोला गया है कि ये बात अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में फिर से मोरारजी देसाई ने बोला कि मैडम आपने ये जो किया था ना कि आप खुद ही गई, प्राइम मिनिस्टर होने के नाते आप खुद ही गई और आपने प्रेसिडेंट को बोल दिया कि इमरजेंसी लगा दो। तो उन्होंने बोला कि अब ऐसा नहीं होगा, अब लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे आपकी इमरजेंसी की वजह से, अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको पूरे कैबिनेट की अप्रूवल लेना पड़ेगा और वो भी कैसा, रिटर्न में अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब अगर प्रेसिडेंट को रिटर्न में पूरा का पूरा कैबिनेट, आप अकेले प्राइम मिनिस्टर नहीं, आपका पूरा का पूरा कैबिनेट अगर रिटर्न में प्रेसिडेंट को लिख के देगा ना कि इमरजेंसी लगनी चाहिए तभी इमरजेंसी लगाई जाएगी, ऐसे आप अपनी मर्जी से इमरजेंसी नहीं लगा सकते। नाउ नेक्स्ट, अब क्या प्रेसिडेंट को जब कैबिनेट ने बोल दिया कि इमरजेंसी लगा दो तो क्या इमरजेंसी लग जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जब प्रेसिडेंट को बोल दिया कि आप इमरजेंसी लगा दो उसके बाद वो अप्रूव करनी पड़ेगी। कौन अप्रूव करेगा उसको, अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों जो हाउसेस होंगे वो अप्रूव करेंगे किसको, नेशनल इमरजेंसी। कितने दिनों के अंदर अंदर, विद इन 30 days ऑफ इशूइंग इट। तो जब पार्लियामेंट ये इशू कर देगा कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगनी चाहिए तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर जो दोनों हाउस होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, उनको ये इमरजेंसी अप्रूव करनी पड़ेगी। और ये भी किसने किया, ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने किया, क्योंकि मैडम इंदिरा गांधी ने तो क्या किया था, बोली कि इंटरनल डिस्टर्बेंस एक कारण है, खुद ही गई प्रेसिडेंट को बोला इमरजेंसी लगा दी। अब बोला कि इंटरनल डिस्टर्बेंस कारण नहीं है, आर्म्ड रेबेलियन कारण है, आप अकेली नहीं जा सकती, कैबिनेट का रिटर्न अप्रूवल जरूरी है, प्रेसिडेंट अब सीधी इमरजेंसी नहीं लगा सकता, उसके बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है। और कितने दिनों के अंदर अंदर, 30 दिनों के अंदर अंदर। पहले ये कितना था, इनिशियली ये 2 मंथ था, इनिशियली ये समा कितना था, 2 मंथ था। और उसके बाद मोरारजी देसाई ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये जो समय था ये 2 मंथ से चेंज करके कर कितना कर दिया, 1 मंथ कर दिया, यानी 30 डेज कर दिए। अब 30 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, उनको अप्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अब
ये जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है नेशनल इमरजेंसी, ये जब वॉर होगा या एक्सटर्नल एग्रेशन होगा या आर्म्ड रेबेलियन, तभी वो डिक्लेयर कर सकता है कि देश में इमरजेंसी लगेगी। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हुई अब तक, बट प्रेसिडेंट को ये डर है, प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि आने वाले कुछ समय में वॉर हो सकता है या नेशनल इमरजेंसी हो लग सकती, एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है या आर्म्ड रेबेलियन हो सकता है, तब भी प्रेसिडेंट देश में नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। यानी ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये तीनों चीज़ें पहले हो जाएं फिर ही इमरजेंसी लगेगी। जब इसका डर हो कि ऐसा हो सकता है, उसके वजह से भी देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो क्या वो एक पूरे एरिया में लगेगी या पूरे भारत में लगेगी? तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो एंटायर कंट्री यानी पूरे देश में भी लग सकती है, और पार्ट ऑफ इट किसी पार्ट में भी लग सकती है। अगर किसी एक पार्ट में कोई आर्म्ड रेबेलियन हो रहा है तो उस पार्ट में भी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। तो नेशनल इमरजेंसी एंटायर कंट्री पूरे भारत में भी लग सकती है और किसी पार्ट में भी लग सकती है। और ये पार्ट वाली बात कब की ऐड की गई? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 इंदिरा गांधी मैडम इंदिरा गांधी ने बोला कि अगर इमरजेंसी लगेगी तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे भारत में ही लगानी है। अगर मुझे लग रहा है कि किसी पार्ट में मुझे इमरजेंसी लगानी है तो मैं वहाँ पर भी लगा सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव वाली जितनी नेगेटिव वाली प्रोविजंस थी ये सारी इंदिरा गांधी ने ऐड की थी। तो उन्होंने बोला था कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है तो पूरे भारत में भी लग सकती है और किसी पार्ट में भी लग सकती है। और अगर किसी पार्ट में लगनी है तो ये प्रोविजन कब ऐड की गई थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। तो ये चीज़ें आपको जितनी भी बताई जा रही हैं, प्लीज़ इसका आप अपने खुद से रिटर्न नोट्स बना लिया करें और इसको पॉज करके वीडियो को और साथ साथ में अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर आप तैयार करते रहिए साथ साथ, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब जब नेशनल इमरजेंसी लगनी थी तो मैडम इंदिरा गांधी ने क्या किया? 1975 में उन्होंने बोला कि जो नेशनल इमरजेंसी मैं जब लगाऊंगी तो वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर रहेगी, यानी कोर्ट उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संशोधन किया 1975 में इंदिरा गांधी ने, और बोला कि जो मैं इमरजेंसी लगाऊंगी उसमें कोर्ट बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। यानी क्या मतलब है कि नेशनल इमरजेंसी इज इम्यून, कि उसको इम्यून कर दिया किससे? फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू से इम्यून कर दिया। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो मैं इमरजेंसी अब लगाने जा रही हूँ, जो कोर्ट होगा वो उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। कौन कर सकता है ऐसा? इंदिरा गांधी ही कर सकती है। बट ये भी फिर करेक्ट किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, किसके द्वारा? 1978 में मोरारजी देसाई द्वारा। और इस प्रोविजन को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया गया और बोला कि नो मैडम, अब से जो इमरजेंसी लगेगी वो उसमें कोर्ट पूरी दखल अंदाजी करेगा। कोर्ट पूरा देखेगा कि जो आप इमरजेंसी लगा रहे हो क्या आपको वो लगानी चाहिए क्या नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि अगर आप इमरजेंसी लगाते हो तो हमारे देश में जो नागरिक हैं उनके फंडामेंटल राइट्स नॉन जस्टिसेबल होते हैं। उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उनकी इन्फोर्समेंट जो होती है वो वॉइड हो जाती है, नॉन जस्टिसेबल हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट तो फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है, गारंटर है, डिफेंडर है। तो इसलिए आप ऐसे ही नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते। हम पहले देखेंगे कि आप जो ग्राउंड पे इमरजेंसी लगा रहे हो क्या वो वैलिड है, क्या आपको लगानी चाहिए। 1975 में तो आपने बिना किसी कारण के इमरजेंसी लगा दी, वो तो गया समय। बट अब से ऐसा नहीं होगा। अब से हम देखेंगे, अब से जुडिशियल रिव्यू होगा, अब से आर्म्ड रेबेलियन पर लगेगी, अब से कैबिनेट पर रिटर्न अप्रूवल चाहिए होगा, अब से पार्लियामेंट अप्रूव करके देगी, तभी देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है,
सो अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी, वो किस प्रकार से लगाई जाती है, यानी क्या क्या उसमें प्रोविजंस होती हैं। सो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो इमरजेंसी है वो कैबिनेट क्या करेगा, कैबिनेट प्लस पीएम ये एक रिटर्न नोटिस तैयार करेंगे। वो रिटर्न नोटिस तैयार करके किसके पास जाएगा, वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या करेगा, इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देगा कि देश में अब इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो सबसे पहले जो रिटर्न नोटिस होगा वो किसके पास होगा, कैबिनेट के पास होगा प्लस प्राइम मिनिस्टर के पास होगा। और वो रिटर्न नोटिस किसको दिया जाएगा, प्रेसिडेंट को दिया जाएगा कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए। आफ्टर दैट उसके बाद ये जो अप्रूवल होगा, अब 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था, उन्होंने बस यहाँ से क्या किया, कैबिनेट से कोई बात नहीं की, सीधा खुद गई प्राइम मिनिस्टर को, शी गेव द सर्टिफिकेट, शी गेव के उसने बोला कि देश में इमरजेंसी लगा दो और लगा दी। सो नाउ दिस इज नॉट गोना हैपन अगेन। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये सब चेंज कर दिया। अब ये जो रिटर्न नोटिस है ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उसके पास ये फर्दर किसके पास जाएगा, ये जाएगा पार्लियामेंट के पास। अब पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस होंगे यानी लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों क्या करेंगे, इस इमरजेंसी को अप्रूव करेंगे। कितने डेज के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर। इज टू बी अप्रूव्ड, इज टू बी अप्रूव्ड इन 30 डेज। तो ये पहले कितना समय था, 2 मंथ का समय था ये। सो ये 2 मंथ का जो टाइम था ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में चेंज कर दिया था मोरारजी देसाई ने। अब ये समय कितना हो गया, 30 डेज का समय हो गया, 1 मंथ का समय हो गया। ठीक है। सो अब 1 मंथ के अंदर अंदर लोकसभा और राज्यसभा नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करेंगे कि यस हम देश में इमरजेंसी लगा सकते हैं। उसके बाद ये जो इमरजेंसी अब देश में जो लग जाएगी ये कितने समय तक वैलिड रहेगी, कितने समय तक कंटिन्यू रहेगी, फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए। 6 मंथ के लिए ये इमरजेंसी अब कंटिन्यू रहेगी। कहाँ पर, थ्रू आउट द इंडिया, या फिर किसी पार्ट में भी लग सकता है। किसी पार्ट में इमरजेंसी लग सकती है। ये किसने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। अब ये जो इमरजेंसी 6 मंथ के लिए चलती रहेगी। अब सपोज 6 मंथ के अंदर अंदर हमारा किसी दूसरे देश के साथ वॉर ख़त्म नहीं हुआ, हम उस इमरजेंसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो क्या हम उस इमरजेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कितने समय के लिए कर सकते हैं? फॉर इनफाइनाइट टाइम, फॉर इनफाइनाइट टाइम, यानी कोई भी लिमिट नहीं है। इनफाइनाइट टाइम लेंथ, इनफाइनाइट टाइम के लिए आप इमरजेंसी को, नेशनल इमरजेंसी को बढ़ा सकते हो, जितना मर्जी आप लंबे समय तक नेशनल इमरजेंसी को खींच सकते हो। बट ऐसे तो गवर्नमेंट जो है वो गलत फ़ायदा उठा सकती है। ऐसे तो अगर आपने आज इमरजेंसी लगा दी, एक बार पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया, गवर्नमेंट चाहे तो नेशनल इमरजेंसी को कभी हटा ही ना, तो ऐसे तो जो सिटीजन के फंडामेंटल राइट है वो तो सभी वॉयलेटेड ही रहेंगे। तो ऐसे तो सभी प्रोविजंस का कुछ है ही नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर एक और प्रोविज़न ऐड कर दी कि ठीक है, मान लीजिए किसी दूसरे देश के साथ हमारा वॉर ख़त्म नहीं हुआ, देश में आर्म्ड रेबेलियन ख़त्म नहीं हुआ, एक्सटर्नल एग्रेशन ख़त्म नहीं हुआ, 6 महीने के अंदर अंदर इमरजेंसी हम नहीं हटा सकते, हमें लंबी खींचनी है इमरजेंसी, आप इनफाइनाइट समय तक उसको खींचिए। बट हर 6 मंथ बाद आपको वो दोबारा से अप्रूव करवानी पड़ेगी, यानी उसका पीरियोडिक अप्रूवल्स कितने समय के लिए? आफ्टर एवरी 6 मंथ, आफ्टर एवरी 6 मंथ, यानी हर 6 महीने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी इमरजेंसी को अप्रूव करवाना पड़ेगा। ठीक है। सो आज अगर नेशनल इमरजेंसी लगाते हो आप, तो आज उसको 30 डेज के अंदर अंदर पार्लियामेंट अप्रूव करेगी, फिर इमरजेंसी लग जाएगी। नेक्स्ट 6 मंथ के बाद आप उसको दोबारा से अप्रूव करवाओगे, उसके नेक्स्ट 6 मंथ बाद दोबारा से, एंड सो ऑन। हर 6 मंथ बाद आपको पार्लियामेंट से इमरजेंसी अप्रूव करवानी पड़ेगी।
फाइन। अब बट कितने समय तक आप अप्रूव करवाते रहोगे, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो आप इनफाइनाइट टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम लेंथ तक आप उसको अप्रूव करवा सकते हो। फाइन, ओके, सो आई होप यहाँ तक आ गया होगा समझ। तो सबसे पहले इमरजेंसी कैसे लगती है, कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, रिटर्न में नोटिस देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, कि देश में इमरजेंसी लगनी चाहिए। देन प्रेसिडेंट क्या करता है, चेक करता है 3 ग्राउंड्स, क्या वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन के ऊपर इमरजेंसी लगाता है। देन उसके बाद इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, विद इन हाउ मच टाइम, विद इन 30 days ऑफ इशूइंग इट। सो 30 दिन के अंदर अंदर वो क्या कर देगा, उसको अप्रूव कर देगा। देन वो इमरजेंसी कितने समय तक रहेगी, 6 month तक रहेगी। 6 month के बाद अगर आपको उसको कंटिन्यू करवाना है तो आपको उसको दोबारा से अप्रूव करना पड़ेगा। कौन अप्रूव करेगा, पार्लियामेंट अप्रूव करेगी। कितने समय के लिए बार बार उसको अप्रूव करवा सकते हो, इनफाइनाइट समय के लिए अनलिमिटेड टाइम के लिए। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आती है रेवोकेशन। रेवोकेशन, रेवोकेशन क्या होता है, रिवोक करना, रेवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी को रिवोक करना, उसको स्टॉप करना, उसको खत्म करना। अब आप इमरजेंसी को कैसे रिवोक कर सकते हो, कैसे उसको खत्म कर सकते हो, तो इसके लिए वी हैव द 3 provisions, वी हैव द 3 ways टू डू दैट। तो सबसे पहले आता है कि अगर आपका प्रेसिडेंट ही बोल दे कि मुझे इमरजेंसी को हटाना है, अब इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है, सो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे। अगर प्रेसिडेंट बोले कि जो देश में इमरजेंसी लगी हुई है इसको ख़त्म कर दो, अब ज़रूरत नहीं है, तो क्या वो प्रेसिडेंट का मेयर डिसीजन होगा, खुद का डिसीजन होगा? सो दैट्स ऑब्वियसली नॉट। अगर आप शुरू से पॉलिटी की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इतने बड़े डिसीजंस प्रेसिडेंट खुद नहीं लेता, ठीक है। ये किसकी होती है, पीछे एडवाइस होती है प्राइम मिनिस्टर की एंड कैबिनेट की। तो अगर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट बोल रहा है कि इमरजेंसी को ख़त्म करना है, तो पहला वे है कि प्रेसिडेंट बोल दे कि इमरजेंसी को ख़त्म कर दो, तो हो जाएगा। सेकेंड वे, अगर डिसअप्रूवल बाय पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट अगर डिसअप्रूव कर दे, हर 6 month बाद आपको किसका अप्रूवल चाहिए होता है, पार्लियामेंट का। अगर पार्लियामेंट उस चीज़ को डिसअप्रूव कर दे कि अब ज़रूरत ही नहीं है इमरजेंसी की, आपको क्यों आगे कंटिन्यू करनी है इमरजेंसी, पार्लियामेंट डिसअप्रूव कर दे, तो भी इमरजेंसी कैसे लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वे ये क्या होता है कि अगर लोकसभा के 1/10 मेंबर आकर नोटिस भेजें किसको, स्पीकर को, और उसके बाद लोकसभा की एक स्पेशल मीटिंग बैठे और वहां पर सिंपल मेजॉरिटी से ये डिसाइड किया जाए कि देयर इज नो नीड टू कंटिन्यू द इमरजेंसी एंड वी शुड डिसकंटिन्यू इट, तो इमरजेंसी वहीं पर डिसकंटिन्यू हो जाती है। सो व्हाट आई जस्ट सेड इज कि अगर लोकसभा के 1/10 मेंबर्स, तो कितने मेंबर, 1/10 मेंबर ऑफ लोकसभा अगर किसको नोटिस भेजें, अगर वो नोटिस भेजें स्पीकर को कि हमें स्पेशल सेशन बुलाना है किसका, लोकसभा का, देन उसके बाद क्या होगा, स्पेशल सेशन बैठेगा किसका, लोकसभा का। अब जो लोकसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा वो कितने दिनों के अंदर अंदर मिलना चाहिए, विद इन 14 days, 14 दिनों के अंदर अंदर जो स्पेशल सेशन होगा लोकसभा का वो बैठना चाहिए। वहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से ये फैसला लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा कि हम इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। सो कितने वेज होते हैं इमरजेंसी को रिवोक करने के या डिसकंटिन्यू करने के, 3 वेज। सबसे पहला वे होता है कि प्रेसिडेंट उस चीज़ को रिवोक कर दे। सेकेंड वे होता है कि जब आपको बार बार अप्रूवल चाहिए होता है पार्लियामेंट का, तो पार्लियामेंट ही डिसअप्रूव कर दे। और जो थर्ड वे होता है वो होता है कि जो लोकसभा है उसके 1/10 मेंबर्स नोटिस भेजे स्पीकर को कि हमें स्पेशल सेशन बुलाना है,
और वो जो स्पेशल सेशन बैठेगा वहाँ पर वो 14 डेज़ के अंदर अंदर वो बैठना चाहिए, और वो जो स्पेशल सेशन होगा वहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से ये डिसीजन लिया जाए कि हमें इमरजेंसी को ख़त्म करना है, तो इमरजेंसी वहीं पर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो इमरजेंसी को रिवोक करने के 3 तरीके हैं, तो ये लास्ट वाले जो 2 मेथड्स हैं ये कब ऐड किए गए, ये ऐड किए गए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। किसकी सरकार के द्वारा, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा। बट उससे पहले ये जो मेथड था ये एक ही मेथड था इमरजेंसी को ख़त्म करने का, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो जब मैडम इंदिरा गांधी ने 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, जिसको हम ब्लैक डे भी उस दिन लोगों ने सेलिब्रेट मनाया था, तो वो बेसिकली क्या था, उस समय पर अगर आपको इमरजेंसी को हटाना है या इमरजेंसी को स्टॉप करना है तो वो सिर्फ केवल कौन कर सकता था, प्रेसिडेंट ही कर सकता था। और मैडम इंदिरा गांधी ने उस समय पे ये प्रोविज़न को भी ऐड कर दिया था कि प्रेसिडेंट जो भी करेगा, जैसे भी करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ किसके कहने पर करेगा, कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। तो इन शॉर्ट अगर इन डिटेल आप अच्छे तरह से उसको सोचें और देखें तो पता चल रहा है कि उस समय पे अगर इमरजेंसी रिमूव करने का जो राइट था वो भी किसके पास था, पीएम के पास था, यानी मैडम खुद के पास था खुद। और लगाने की अगर बात की जाए तो वो भी किसके पास था, वो भी इंदिरा गांधी के पास था। तो यही एक कारण था कि उस समय पर जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वो गिर गई थी, और पहली बार जो कांग्रेस की सरकार थी नहीं आई थी, और किसकी गवर्नमेंट आई थी, कोई नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट आई थी। और जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये अमेंडमेंट किया, और ये अमेंडमेंट करके उन्होंने ये 2 तरीके भी ऐड किए कि अब सिर्फ प्रेसिडेंट के कहने पर इमरजेंसी नहीं हटेगी, पार्लियामेंट का भी उतना ही रोल है और लोकसभा का तो उसमें स्पेशल रोल है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको इमरजेंसी लगानी है तो उसमें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही पार्ट लेंगे, बट अगर आपको हटानी है इमरजेंसी तो उसमें ज़्यादा किसके पास पावर्स हैं, लोकसभा के पास पावर्स हैं। तो अगर आपको इमरजेंसी लगानी है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास इक्वल पावर्स हैं। अगर आपको हटानी है तो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स हैं। अगर आपको इमरजेंसी लगानी है तो लोकसभा और राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी से ये पास करेंगे। अगर आपको इमरजेंसी हटानी है तो लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से हटा सकता है। तो अगर आपको, आई रिपीट, नेशनल इमरजेंसी को लगाना है तो वो अप्रूव किया जाएगा पार्लियामेंट के दोनों घरों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा। बट अगर आपको इमरजेंसी हटानी है तो वो हटाएगा लोकसभा। अगर आपको इमरजेंसी लगानी है तो वो स्पेशल मेजॉरिटी से लगेगी, यानी लोकसभा और राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाएंगे तभी नेशनल इमरजेंसी लगेगी। अगर आपको इमरजेंसी हटानी है तो लोकसभा क्या करेगी, सिंपल मेजॉरिटी से भी उस इमरजेंसी को हटा सकती है। फाइन, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी, इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी अगर लगती है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो होता है सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर बेसिकली क्या होता है, अगर एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, जो सेंटर के एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनकी पावर स्टेट के ऊपर भी आ जाती है। सेकेंड बात, अगर लेजिस्लेचर की बात की जाए तो पार्लियामेंट जो होती है वो किसके ऊपर कानून बनाती है। अगर 7th शेड्यूल की बात की जाए तो उसमें जो लिस्ट 1 होती है, सेंट्रल लिस्ट, तो सेंटर किसके ऊपर कानून बना सकती है, सेंट्रल लिस्ट के ऊपर, सेंट्रल लॉज के ऊपर। और स्टेट्स कहाँ पर लॉज बनाती है, स्टेट लॉज बनाती है, यानी लिस्ट 2 से लॉज बनाती है। बट जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसका मतलब होता है कि आपका फेडरल सिस्टम किस में चेंज हो गया, यूनिटरी में चेंज हो गया।
अब आपकी जो स्टेट्स की पावर है वो कम हो गई और जो सेंटर की पावर है वो बढ़ गई, यानी आपकी स्टेट्स किसके अंडर आ गई, अब सेंटर के अंडर आ गई। तो अब आपका जो सेंटर है वो केवल सेंट्रल लॉज के ऊपर कानून नहीं बनाएगा, उसके साथ साथ कौन से सब्जेक्ट के ऊपर बनाएगा, स्टेट के सब्जेक्ट के ऊपर भी कानून बनाने का राइट अब सेंटर के पास है। तो इसका मतलब कि सेंटर स्टेट रिलेशन का क्या होगा, सेंटर स्टेट रिलेशन का क्या हो जाएगा, फेडरल सिस्टम किस में चेंज हो जाएगा, यूनिटरी सिस्टम में चेंज हो जाएगा। यानी अब सेंटर किसके ऊपर भी लॉज बना सकती है, स्टेट के सब्जेक्ट के ऊपर भी लॉज बना सकती है। ओके, क्योंकि अब आपके स्टेट्स किसके अंडर आ गए, सेंटर के अंडर आ गए। अब आपका जो सेंटर का एग्जीक्यूटिव है वो स्टेट के ऊपर जाके भी रूल करेगा। अब आपकी जो सेंटर की पार्लियामेंट है वो स्टेट के लिए भी लॉज बनाएगी और स्टेट के सब्जेक्ट के ऊपर भी लॉज बनाएगी। क्यों, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लगी है। क्यों, क्योंकि फेडरल सिस्टम यूनिटरी सिस्टम में चेंज हो गया। क्यों, बिकॉज इसीलिए तो इमरजेंसी की प्रोविजंस को ऐड किया गया है कि फेडरल को किस में चेंज कर दो, सेंटर में, बिना किसी संशोधन के, बिना किसी अमेंडमेंट के। फाइन, ओके। सो नेक्स्ट आता है ऑन लाइफ ऑफ लोकसभा। तो अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो लोकसभा क्या होता है, क्या हम इलेक्शंस करवा सकते हैं? तो मान लीजिए अगर तो 5 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए लोकसभा के तो देन इट्स फाइन, तब तो चलता है। अगर 5 इयर्स कंप्लीट हो गए, लोकसभा के इलेक्शंस करवाने थे बट वहीं पे नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, सो ऑब्वियस सी बात है कि हम वहाँ पे अब इलेक्शंस करवा नहीं सकते। तो अब लोकसभा का क्या होगा, लोकसभा की जो टर्म है उसको हम एक्सीड कर सकते हैं कितने समय के लिए, बाय 1 ईयर। तो अब जो लोकसभा की टर्म है उसको हम 1 साल और बढ़ा सकते हैं। तो ये कितने समय के लिए हम करते जाएंगे, एक बार 1 साल बढ़ा दिया, नेक्स्ट ईयर फिर से 1 साल, नेक्स्ट ईयर फिर से 1 साल, तो ये कितने समय के लिए, फॉर इनफाइनाइट टाइम, फॉर इनफाइनाइट टाइम। तो जब तक आपकी इमरजेंसी ख़त्म नहीं होती, जब तक इमरजेंसी चल रही है, कंटिन्यू है, तब तक आप अपने लोकसभा की जो टाइमिंग है, जो लोकसभा का ईयर है, उसको 1-1 साल करके आप बढ़ा सकते हो। फाइन, तो लाइफ ऑफ लोकसभा पर क्या असर होगा, क्या इफेक्ट होगा इमरजेंसी का, 1-1 साल करके हम उसकी लाइफ को एक्सीड कर सकते हैं। कितने समय के लिए, फॉर इनफाइनाइट टाइम। बट जब आपकी इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी तब उसके बाद क्या होगा, विद इन 6 मंथ आपको दोबारा से लोकसभा के इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। यानी जब आपकी इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी देन विद इन 6 मंथ्स आपको क्या करवाने पड़ेंगे, न्यू इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। किसके लिए, न्यू लोकसभा के लिए। इलेक्शंस फॉर न्यू लोकसभा शुड बी हेल्ड। तो अगर तो इमरजेंसी लगी हुई है और आप न्यू इलेक्शन नहीं करवा सकते तो क्या होगा, 1-1 साल के लिए आप टर्म को इंक्रीज कर सकते हो लोकसभा की। फाइन, बट कितने समय के लिए, इनफाइनाइट टर्म के लिए, इनफाइनाइट समय के लिए। बट अगर नेशनल इमरजेंसी हटा दी जाए तो उसके 6 मंथ के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू जो इलेक्शंस है वो करवाने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, और थर्ड इफेक्ट आता है इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। थर्ड आता है इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा नेशनल इमरजेंसी का, ये थोड़ा सा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल इमरजेंसी का जो सेंटर स्टेट के रिलेशन के ऊपर जो फर्क पड़ेगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नेशनल इमरजेंसी का जो इससे पहले हमने किया था लोकसभा की लाइफ के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो उसका इफेक्ट पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। अब इसके अंदर हम 2 आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बड़े फोकस से इसको सुनना है। फंडामेंटल राइट्स की अगर बात की जाए तो इससे पहले वाली जो हमने सीरीज़ की थी उसमें हमने फंडामेंटल राइट्स को 5 पार्ट्स में कवर किया था टोटल। तो उसमें हमने देखा था कि 3 आर्टिकल्स, आर्टिकल 19, 20
और 21 ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपकी नेशनल इमरजेंसी लग रही है, जिस डेट से नेशनल इमरजेंसी के ऑर्डर्स इशू हो गए तब से आपके सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वहीं पर ही क्या हो जाएंगे, इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएंगे, नॉन जस्टिसिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे। कोर्ट में जाकर आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। जिस दिन आपकी इमरजेंसी खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी के सभी रिवाइव हो जाएंगे, ठीक है। बट उसमें से ये जो 3 आर्टिकल्स है, आर्टिकल 19, 20 एंड 21, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कैसे, देखिए आर्टिकल 358 बात करता है आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अगर आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट के बात की जाए, अगर आपको याद है तो वहाँ पर हमने क्या किया था, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है, राइट टू रिजाइड एंड सेटल एनीवेयर इन द कंट्री, ये सभी हमने 6 फंडामेंटल राइट्स थे इसमें, ये सभी हमने किस में किए थे, आर्टिकल 19 में किए थे। तो आर्टिकल 358 ये बोलता है कि जब आपके देश में नेशनल इमरजेंसी लग गई ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा, नॉन जस्टिसिएबल हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 क्या डिक्लेयर हो जाएगा, नॉन जस्टिसिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। यानी अब अगर आपका आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लग गई। आई रिपीट, आर्टिकल 358 बोलता है कि अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लग गई तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 के सभी फंडामेंटल राइट्स नॉन जस्टिसिएबल हो जाएंगे। कितने समय के लिए, कोई शॉर्टर पीरियड के लिए या थ्रू आउट द एंटायर द नेशनल इमरजेंसी, जितना भी इमरजेंसी का टाइम होगा पूरे समय के लिए ये क्या हो जाएंगे, नॉन जस्टिसिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे। यानी फॉर द एंटायर टाइम, एंटायर पीरियड, पूरे पीरियड के लिए जब तक की इमरजेंसी, चाहे 2 साल की इमरजेंसी है, 3 साल की नेशनल इमरजेंसी है, तो वो पूरे 3 साल के लिए आपके जो 19 आर्टिकल है वो नॉन जस्टिसिएबल ही रहेगा, ठीक है। क्या पूरे कंट्री पे या किसी पार्ट में, क्या एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया पर ये खत्म हो जाएगा आर्टिकल, ये किसी पार्ट में, तो एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की पूरी टेरिटरी में, यानी चाहे वो टेरिटरी ऑफ स्टेट है, चाहे वो टेरिटरी ऑफ यूनियन, चाहे वो यूनियन टेरिटरी है या फिर एक्वायर टेरिटरी है, तो जहां जहां पर भी भारतीय नागरिक रह रहे हैं सभी के लिए जो आर्टिकल 19 है वो क्या हो जाएगा, नॉन जस्टिसिएबल हो जाएगा, ठीक है। बट अब इसमें एक चेंज किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, किसके द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा। कौन सी गवर्नमेंट, जनता पार्टी गवर्नमेंट। क्या बोला उन्होंने, बोला कि आप इमरजेंसी कौन कौन से ग्राउंड पर लगाते हो, 3 ग्राउंड्स पर, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन। वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन क्या हुआ, एक्सटर्नल इमरजेंसी, आर्म्ड रेबेलियन क्या हुआ, इंटरनल इमरजेंसी। उन्होंने बोला ठीक है आर्टिकल 19 इनवैलिडेट हो जाएगा, आर्टिकल 19 नॉन जस्टिसिएबल हो जाएगा, बट वो बोले अगर आप इमरजेंसी एक्सटर्नल रीजंस की वजह से लगा रहे हो, अगर आप वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन, ये बात हमने फंडामेंटल राइट्स में भी किया था कि अगर आप नेशनल इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से लगा रहे हो तब आर्टिकल 19 नॉन जस्टिसिएबल होगा। अगर आप नेशनल इमरजेंसी आर्म्ड रेबेलियन की वजह से या फिर इंटरनल रीजन की वजह से लगा रहे हो तो आपको आर्टिकल 19 को नॉन जस्टिसिएबल करने की ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट अगेन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। आर्टिकल 358 किसके बारे में बात करता है, आर्टिकल 358 बोलता है कि अगर आपके देश में नेशनल इमरजेंसी लग गई तो आर्टिकल 19 के अंडर जितने भी आपने फंडामेंटल राइट्स किए हुए हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स जो आपने किए हैं, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इनवैलिडेट हो जाएंगे, नॉन जस्टिसिएबल हो जाएंगे। कितने समय के लिए, जितने समय के लिए आपकी इमरजेंसी लगेगी।
भारत के कौन से पार्ट में? अरे थ्रू आउट द टेरिटरी, जितनी भी आपकी टेरिटरी है सभी पूरी टेरिटरी के लिए। ओके, तो ये तो यहाँ तक तो था, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में मोरारजी देसाई ने ये बोला, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने ये बोला कि आपकी जो इमरजेंसी लगती है नेशनल इमरजेंसी, वो 3 ग्राउंड्स पर लगती है, वॉर, एक्सटर्नल रेबेलियन, सॉरी वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन। तो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से अगर आपकी इमरजेंसी लग रही है तभी आर्टिकल 19 को ख़त्म करना है। अगर इंटरनल रीज़न की वजह से लग रही है तब आर्टिकल 19 को इनवैलिडेट, नॉन जस्टिसिएबल नहीं करना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। एक्सटर्नल रीजंस ओनली, ओनली, सो एवरी सिंगल वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर। ओनली, सिर्फ किसकी वजह से? एक्सटर्नल रीजंस की वजह से। नाउ नेक्स्ट कम आर्टिकल 359। अब आर्टिकल 359 क्या बोलता है? अथोराइजेस, अथोराइजेस, जस्ट फोकस ऑन एवरी सिंगल वर्ड। अथोराइजेस, किसको अथोराइज करता है ये? द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अथोराइज करता है, किसके लिए? टू सस्पेंड द प्रोविजन, to suspend the right to move to the court for the violation of any right। so क्या बोल रहा है आर्टिकल 359? क्या बोलता है? बोलता है कि किसको पावर दी जा रही है? प्रेसिडेंट को। नाउ फोकस, आर्टिकल 358 क्या बोलता था कि इमरजेंसी लगी और ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 के सारे फंडामेंटल राइट क्या हो गए? नॉन जस्टिसिएबल। आर्टिकल 359 क्या बोलता है? ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होगा, कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, प्रेसिडेंट सस्पेंड करेगा। किसको सस्पेंड करेगा? नाउ ये सबसे कंफ्यूजिंग थिंग होती है। नॉर्मली क्या करते हो, पढ़ते हो 359 क्या बोलते हो कि 359 बोलता है कि सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स क्या हो गए? नॉन जस्टिसिएबल। नो, दिस इज नॉट द थिंग। क्या फंडामेंटल राइट किसको इनवैलिडेट करता है, किसको नॉन जस्टिसिएबल? राइट टू मूव टू द कोर्ट। आपके जो राइट्स हैं उसको कोई नहीं हटा रहा। आपके 14 से लेकर 31 तक जितने भी राइट्स हैं, 30 तक, वो सभी राइट्स आपको मिलेंगे आर्टिकल 19 को छोड़कर। बाकी सभी राइट्स आपको मिलेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे, वो आपसे कोई नहीं ले रहा। आर्टिकल 359 सिर्फ किसको खत्म कर रहा है? 32 को, राइट टू मूव टू द कोर्ट। जैसे पहले क्या होता था कि आपके जो बाकी के राइट्स अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप क्या करते हो? आपके बाकी के राइट्स की अगर वायलेशन हुई तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे और बोलोगे कि मेरे आर्टिकल 15 की वायलेशन हुई, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है ना? तो आप आर्टिकल 32 के अंदर किसके पास जाओगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। 226 के अंदर किसके पास जाओगे? हाई कोर्ट के पास जाओगे। अब आपकी कौन सी प्रोविजन आपसे ले ली गई है? आपसे कोर्ट जाने की प्रोविजन ले ली गई है। अब अगर आपके राइट की वायलेशन होती है तो आप कोर्ट नहीं जा पाओगे, ठीक है? दैट राइट हैज बीन टेकन फ्रॉम यू। आपके बाकी के राइट्स नहीं आपसे लिए गए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस। ये बात फोकस करने वाली है कि कौन से राइट गया है। राइट आपका गया है कि आपका जो राइट है टू मूव टू द कोर्ट, ना कि ये बात कि आप कि बाकी के सारे फंडामेंटल राइट खत्म कर दिए गए। ऐसा कुछ नहीं होता, आपका कोई फंडामेंटल राइट खत्म नहीं होता। आपके फंडामेंटल राइट आपके पास ही होते हैं, चाहे कोई भी इमरजेंसी हो। बट आपसे सिर्फ क्या ले लिया जाता है? राइट टू मूव टू द कोर्ट, कि अब अगर आपकी इन केस वायलेशन हो गई तो आप कोर्ट नहीं जा पाओगे, ठीक है? और ये आपसे कौन लेता है? ये आपसे लेता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये किसके पास पावर होती है? प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। जैसे यहाँ पर तो क्या हो रहा था, इमरजेंसी आई, ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 खत्म। बट यहाँ पर क्या होता है? ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता। इमरजेंसी लगी, प्रेसिडेंट बोलेगा, प्रेसिडेंट की ये नोटिफिकेशन आएगी कि आर्टिकल 359 का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब से अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप उसकी वायलेशन के लिए किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। किसी भी कोर्ट में कौन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही तो होते हैं, बाकी को कहाँ पर पावर है? तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे, ये प्रेसिडेंट उस समय बोलता है। अब फॉर एनी राइट, किसी भी राइट के लिए
बट फिर से मोरारजी देसाई आ गए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 लेकर। उन्होंने बोला किसी भी फंडामेंटल राइट के साथ कुछ भी करो, आर्टिकल 20 और 21 इसमें नहीं आएंगे, उसको तो आप कभी भी ख़त्म कर ही नहीं सकते। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 हमेशा रहेंगे। आर्टिकल 20 क्या था? नो एक्स पोस्ट फैक्टो। जिस समय पे क्राइम हुआ है उस समय पे जो लॉ पनिशमेंट देता है उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी। ऐसे नहीं है कि नेक्स्ट आने वाले समय में उसी क्राइम के लिए लॉ कोई और पनिशमेंट दे दे तो आपको वो अलग से पनिशमेंट दी जाए। ठीक है, नो डबल जियोपार्डी। एक बार जो पनिशमेंट दे दी जिस क्राइम के लिए, अब वही पनिशमेंट मिलेगी, दोबारा से उसी क्राइम के लिए पनिशमेंट नहीं मिल सकती। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। खुद के खिलाफ कोई भी सबूत देने के लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ये बोलता था आर्टिकल 20। अब कोई भी सिचुएशन आ जाए, आर्टिकल 20 तो नहीं ले सकते आपसे। एक क्राइम के लिए आपको 2, 3, 4 बार तो पनिशमेंट नहीं दे सकते। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, ओके, राइट टू ह्यूमन डिग्निटी, ये भी राइट आपसे नहीं ले सकते। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 हुआ, बोला कि 359 आर्टिकल आपका ठीक है मिस्टर प्रेसिडेंट, ठीक है, आप बोलिए कि आपका हम राइट ले रहे हैं, राइट टू मूव टू द कोर्ट आपका इन्फ्रिंज किया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 से आप कुछ नहीं कर सकते। वो दैट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी, दैट माइट बी ड्यू टू द वॉर, दैट माइट बी ड्यू टू द आर्म्ड रेबेलियन, दैट माइट बी ड्यू टू द एक्सटर्नल रीजन और इंटरनल रीजन्स। यू आर नॉट गोना टेक दैट अवे, फाइन। सो इसका मतलब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या कर दिया, 20 और 21 को इसकी एक्सेप्शन में डाल दिया। ओके, सो अब जहाँ पे ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आर्टिकल 19 अगर सस्पेंड होता है तो वो पूरी कंट्री में सस्पेंड होता है ना। बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर वो सस्पेंड होंगे तो वो एंटायर कंट्री में भी हो सकते हैं और किसी पार्ट में भी हो सकते हैं, ओके। और ये अगर आर्टिकल 19 देखा जाए तो थ्रू आउट द इमरजेंसी, जब तक आपकी इमरजेंसी लगी हुई है तब तक आर्टिकल 19 सस्पेंड ही रहता है। बट बाकी के जो आर्टिकल्स होते हैं वो थ्रू आउट द टाइम यानी पूरे पीरियड के लिए भी सस्पेंड रह सकते हैं, ठीक है, और शॉर्टर पीरियड के लिए भी, यानी पूरे पीरियड के लिए भी वो सस्पेंड रह सकते हैं और शॉर्टर पीरियड के लिए भी वो सस्पेंड रह सकते हैं। सो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर एंड दिस इज़ रियली कंफ्यूजिंग। तो आर्टिकल्स में सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना। आर्टिकल जो इमरजेंसी हमने की है वो 3 तरह की इमरजेंसी है। 352 में आती है नेशनल इमरजेंसी, 356 में आती है प्रेसिडेंट रूल, 360 में आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। दोनों इमरजेंसीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने कवर किया है नेशनल इमरजेंसी को। नेशनल इमरजेंसी में बेसिकली क्या होता है कि हमने इफ़ेक्ट्स किए। नेशनल इमरजेंसी का जो इफेक्ट होता है वो सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या होता है कि पूरे के पूरे जो स्टेट्स होते हैं वो किसके अंडर आ जाते हैं, सेंटर के। दूसरी बात, लाइफ ऑफ लोकसभा पर क्या असर होता है जब इमरजेंसी लगी होती है। अगर लोकसभा के 5 ईयर कंप्लीट हो गए तो जो लोकसभा का टर्म है हम हर साल क्या करते हैं, एक साल उसका टर्म हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कितने समय के लिए, इनफाइनाइट समय के लिए। बट जब आपकी इमरजेंसी क्या हो गई, सीज टू ऑपरेट, इमरजेंसी ख़त्म हो गई तो आपको 6 मंथ के अंदर नए जो इलेक्शंस है वो करवाने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो इफेक्ट आता है वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आता है। तो बाकी के फंडामेंटल राइट्स तो ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या इफेक्ट आता है वो हमें 2 आर्टिकल्स बताते हैं, आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 टॉक्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 358 बोलता है कि अगर आपके देश में नेशनल इमरजेंसी लग गई तो फंडामेंटल राइट्स जो 19 आर्टिकल के अंडर आ रहे हैं वो सभी के सभी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, पूरे समय के लिए ख़त्म हो जाएंगे, पूरे देश में ख़त्म हो जाएंगे। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलता है कि ठीक है ऐसा होगा, बट तभी होगा जब आपकी नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल रीज़न की वजह से लगी है। अगर इंटरनल रीज़न की वजह से आपकी नेशनल इमरजेंसी लगी है तब नहीं ऐसा कुछ होगा। अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से इमरजेंसी लगी है तभी ये सब होगा, तभी आर्टिकल 19 ख़त्म होगा पूरे समय के लिए पूरे देश में।
नेक्स्ट होता है आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 दिया हुआ है प्रेसिडेंट को। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो प्रेसिडेंट बोलता है कि मैं आर्टिकल 359 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और बाकी के आपका ये जो राइट है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ और आप कोर्ट जाते हो, ये जो आपके पास राइट है ना, इस राइट को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इस राइट को मैं इनवैलिडेट कर रहा हूँ, इस राइट को मैं नॉन जस्टिसेबल कर रहा हूँ। कितने समय के लिए? शॉर्टर पीरियड के लिए भी या थ्रू आउट द इमरजेंसी के लिए? कौन सी जगह पे? पूरी कंट्री के लिए भी या पार्ट ऑफ इट के लिए भी, ठीक है। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलता किसी भी राइट के साथ कुछ भी करो, बट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 विल ऑलवेज कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमेशा जस्टिसेबल रहेंगे। अगर किसी का आर्टिकल 20 इन्फ्रिंज होता है या आर्टिकल 21 इन्फ्रिंज होता है तो उसके लिए कोर्ट्स हमेशा ओपन रहेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके, आप हाई कोर्ट जाइए आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करके, एंड द फर्दर द कोर्ट्स के पास क्या होती है? रिट्स होती हैं जो इशू करेंगे। कौन कौन से रिट्स? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी, क्यो वारंटो, ये सब हमने कर लिया था। तो इसके साथ आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेशनल इमरजेंसी का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रेसिडेंट रूल, यानी स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, एंड द टॉपिक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छी तरह से कीजिए। थैंक यू सो मच।